नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इन उपचुनाव में जीत दर्ज कर जहां कांग्रेस दमोह जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है, तो बीजेपी की ये कोशिश है कि कांग्रेस को इन उपचुनाव में मात देकर बैकफुट पर ढकेला जाए। दमोह उपचुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्साहित कांग्रेस अपने प्रदर्शन को रैगांव, जौबड़, पृथ्वीपुर विधानसभा के साथ साथ खंडवा लोकसभा सीट पर भी दोहराना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दी है। लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बीते दिनों हुई एक बैठक में उपचुनाव की रणनीति को लेकर अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसके मुताबिक कांग्रेस उपचुनाव में स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएगी। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस रण फतेह करने की तैयारी में जुटेगी। मंडलम सेक्टर और बूथ प्रबंधन में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। पार्टी के बड़े नेता और प्रभारी हर चुनावी तैयारी का अपडेट लेंगे। दमोह के हिट फॉर्मूले पर कांग्रेस दोबारा चुनाव जीतने की कवायद में जुट गई है। हमारी जो बूथ लेवल की टीम है, मंडलम सेक्टर की टीम है, वो पूरी जिम्मेदारी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ती है। हमने बहुत ज़्यादा भीड़ दमोह में नहीं बुलाई थी। हमने फोकस किया था स्थानीय कार्यकर्ताओं को और उनकी लंबी चौड़ी फौज को हमने काम में लगाया था और उनने काम का अंजाम दिया और उसी तर्ज पे हम लड़ेंगे ये चारों चुनाव। क्षेत्रीय कार्यकर्ता और नेताओं के दम पर कांग्रेस के चुनावी रण को फतह करने के लिए तैयारी कितनी सफल साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तक बाहरी हैं। ऐसे में कांग्रेस स्थानीय नेताओं को तवज्जो कैसे देगी? जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बाहर की हो, वो क्या लोकल और बाहर की बात करेंगे? जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष ही कलकत्ता का हो, वो प्रदेश में लोकल और बाहर की बात क्या करेगा? जिस पार्टी ने 50 साल तक एक व्यक्ति जो कलकत्ता में का सेठ है, कलकत्ता में व्यवसाय करता है, उसको छिंदवाड़ा से लड़ाते हुए संसद में पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो बाहर की और लोकल की क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश में अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में टिकट के दावेदारों के आने जाने से सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। दोनों ही दलों के रणनीतिकार भी अपने अपने तरीके से चुनाव में फतेह हासिल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ भोपाल से वासु चौरी की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी अब आने वाले उपचुनाव के साथ साथ मिशन 2023 की तैयारियों में भी जुट गई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के विधायक आने वाले दिनों में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो सीएम शिवराज और वीडी शर्मा विपक्ष को घेरने के साथ ही लगातार बैठकें कर पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। देखिए ये सियासी रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। पिछड़ा वर्ग, आदिवासी से लेकर महंगाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जाहिर है प्रदेश की 54% जनता पिछड़ा वर्ग से तो 45 से ज्यादा आदिवासी सीटें हैं। इन दोनों ही वर्गों को कांग्रेस साधना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, 6 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। 7 सितंबर को किसानों के मुद्दे पर जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी 25 किलोमीटर की बाइक रैली निकालेंगे। तो 8 सितंबर को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भोपाल में महंगाई के मुद्दे पर जन आक्रोश रैली निकालेंगे। वहीं 9 सितंबर को पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव बाढ़ से प्रभावित लोगों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश आक्रोश में है और हर वर्ग परेशान है और इसीलिए बड़वानी में आज किसान अधिकार
सम्मेलन और यात्रा शुरू हुई, वहाँ सम्मेलन है जिसमें कमलनाथ जी और सभी नेता पहुँचे हैं। और उसके बाद 9 तारीख को हम यहाँ भोपाल में कर रहे हैं, 8 तारीख को, 9 को ग्वालियर में आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे भी सभा और यात्रा है। कांग्रेस इस समय पूरे आंदोलनों के मोड में नहीं बल्कि जनता की आवाज़ उठाने के मोड में है। वहीं बीजेपी इन यात्राओं को धोखा यात्रा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ का 15 महीने का शासन सभी ने देखा है। अगर कांग्रेस को इतनी ही चिंता महंगाई की है तो क्यों आखिर राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी एक जन अधिकार यात्रा, ऐसा कुछ आदिवासी जन अधिकार यात्रा ऐसा कुछ वो निकाल रहे हैं, ऐसा जानकारी अभी आई है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। मैं श्रीमान कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपको मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकालने की याद आई है, लेकिन कमलनाथ जी आपसे भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब जनजाति क्षेत्र के अंदर उनके हक और अधिकार को छीनने का काम, उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम आपने 15 महीने के अंदर जो किया था, इसका जवाब आपसे एक एक जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। कुल मिलाकर मिशन 2023 पर कांग्रेस का फोकस नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब हर मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को विराम नहीं देना चाहती। इसके लिए कांग्रेस ने नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की रणनीति को समझते हुए पूरी तैयारी में है ताकि कांग्रेस को करारा जवाब दिया जा सके। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। बड़वानी से कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जिसमें कमलनाथ के निशाने पर शिवराज सरकार रही। यहां कमलनाथ ने इमोशनल कार्ड भी खेला। हालांकि बीजेपी ने भी इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कमलनाथ का बड़वानी से बड़ा हमला, आदिवासी अधिकार पर बीजेपी को घेरा, इमोशनल कार्ड से 2023 का एजेंडा सेट, बिना एकजुटता कितनी सक्सेस रेट। बड़वानी से कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा ही शुरू नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस मिशन चुनाव में भी जुट गई है। यहां से कांग्रेस के आदिवासी चेहरों ने तो बीजेपी को घेरा ही, लेकिन कमलनाथ ने तो इस घेराबंदी में एक गांठ भी बांध दी। उन्होंने तीखा हमला भी बोला और इमोशनल कार्ड भी खेला। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सी गलती करी थी? हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने सौदा नहीं किया। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर हमारी सरकार सौदे की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार आदिवासियों के हित के लिए थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कलेक्टर, आपके कमिश्नर, आपका सेक्रेटरी कान खोल के सुन ले, एक दिन छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, रेमडेसिविर की कमी नहीं हुई। एक दिन हमने आदिवासी भाइयों को कहा जितनी ऑक्सीजन है ले जाओ। 2018 में हमारी सरकार बनी। कैसे बनी? आपसे बनाई। ये आपकी पूरे बड़वानी ने, आपके पूरे आसपास के जिले ने, मालवा ने, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया। वैसे कमलनाथ ने सीएम शिवराज को अच्छा एक्टर बताकर तंज भी कसा, तुलना सलमान खान से भी की और इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे अधिकारी की शिकायतों के आवेदन की वो पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं।
आदिवासी अधिकार यात्रा का संकेत साफ है कि इस बार चुनावी समर काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की इस अधिकार यात्रा पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, जरा इसे भी सुन लीजिए। हर समाज वर्ग के उन लोगों के साथ जब 15 महीने की सरकार चली, तब भी आपने जो मैंने कहा कि उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया, तो आज आपको क्या अधिकार है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरी आदिवासियों को सम्मान निधि 1000 रुपये महीना देने की योजना शुरू की थी, वो कमलनाथ जी ने बंद क्यों की? कमलनाथ जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और स्वयं सांसद बनने के लिए छिंदवाड़ा की सीट को आदिवासी सीट नहीं होने दिया। नहीं, कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए, कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए कि उनके कारण कांग्रेस में हमेशा राजा महाराजा और उद्योगपति राज करते रहे आदिवासियों के नाम पर। अब देखिए, विपक्ष है, वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कमलनाथ का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। वो खुद भी छिंदवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल्य इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की राजनीतिक हैसियत क्या है। देखा जाए तो प्रदेश में विधानसभा की 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं जनसंख्या पर नजर डालें तो भील जनजाति की आबादी करीब 60 लाख है। भील राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है। वहीं दूसरी जनजाति गोंड है, इनकी आबादी भी 51 लाख के करीब है। फिर उसके बाद कोल जनजाति और कोरकू भी अच्छी तादाद में है। यही वजह है कि कांग्रेस का इस वर्ग पर फोकस है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो अब कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सियासी खबरों को विराम देंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त लंदन के ओवल से मिल रही है, जहां खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के साथ भारत ने एक इतिहास भी रच दिया है। 50 साल बाद इंग्लैंड से ओवल में भारत ने जीत हासिल की है। 157 रनों से मैच हरा दिया है और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत पहली पारी में सस्ते पर निपटे थे, 191 रन पर ऑल आउट हुए थे और उसके जवाब में इंग्लैंड ने 290 रन बनाकर लीड ले ली थी। रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया। दूसरी पारी में 127 रनों की पारी खेली। विदेशी जमीन पर रोहित का पहला शतक रहा। भारत ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दूसरी पारी के लिए दिया, लेकिन इंग्लैंड इसे अपनी ही सरजमी पर हासिल नहीं कर पाई। पहला मैच ड्रॉ रहा था सीरीज का। दूसरे मैच में भारत ने 151 रनों से शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन तीसरे मैच में इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी की थी। पारी और 76 रनों से भारत को हराया था, लेकिन चौथा टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत ने ये बात साबित कर दी कि फिलहाल सीरीज में वो इंग्लैंड से श्रेष्ठ है। और एक बात और इस जीत के साथ तय हो गई है कि अब भारत इन 5 मैचों की सीरीज में कम से कम सीरीज तो नहीं गंवाएगा। न्यूज़र शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई है। न सिर्फ एक इतिहास रचा है, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भारत ने जीत लिया है, क्योंकि पहली पारी ये बता रही थी कि भारत प्रेशर में था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और भारतीय क्रिकेट टीम ने ये बताया है कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट की अव्वल दर्जे की टीम है वर्ल्ड रैंकिंग में। क्योंकि जिस तरह से हमने तीसरा टेस्ट गंवा दिया था, दूसरा टेस्ट बहुत शानदार तरीके से जीतने के बाद, तो ये सवाल फिर उठने लगे थे कि हम डगमगा क्यों जाते हैं, हम लड़खड़ा क्यों जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम ने ओवल में जिस तरह से ये पूरा मैच खेला है, ये एक चैंपियन टीम की तरह खेला है, बेहिचक चैंपियन टीम की तरह खेला है। क्योंकि देखिए, आप चैंपियन टीम तब होते हैं जब आप एक ऑलराउंड प्रदर्शन के जरिए मैच जीतते हैं, जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हम पहली पारी में जरूर 191 पर सिमट गए और हमारी जो
मिडिल ऑर्डर और लीडिंग बल्लेबाजों की टीम थी वो अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन शार्दुल ठाकुर हम के तौर पर हमको लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज मिला है जो गेंदबाज भी है, और सबसे अच्छी चीज है, आप पहली पारी में भी याद करिए कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर हमको बहुत जो 191 तक हम पहुंच पाए उसमें 38 गेंदों में 50 रन बनाने वाले शार्दुल ठाकुर का बहुत अहम रोल था। और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 60 रन की पारी खेल के एक तरह से इंग्लैंड को मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा झटका दिया। शरद जी मैं आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। संजय जगदले साहब हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी नमस्कार सर, यकीनन आज जिस तरह टीम इंडिया खेली है लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही रिमार्केबल विक्ट्री है, बहुत क्रेडिटेबल है और जितनी तारीफ की जाए कम है जिस तरह से जीते आखिरी दिन आके। जी संजय जी, कितना मुश्किल होता है जब आप पहली पारी में महज 191 रनों पर निपट जाते हैं और उसके बाद आपकी अगेंस्ट टीम आपसे लीड ले लेती है, यहाँ से वापसी, और खासकर जब हम दूसरे सरजमी पर खेल रहे होते हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है, पर जो बड़ी टीमें होती हैं, जो अच्छी टीमें होती हैं, उनकी यह निशानी होती है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं और विपरीत स्थितियों में फाइट बैक करते हैं। और ये भारतीय टीम बार बार दर्शा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में भी 36 रन ऑल आउट होकर हम फिर श्रृंखला जीत गए। इंग्लैंड में भी अभी हम टेस्ट मैच हारे और उसके बाद हम, जैसे आपने बोला कि 100 रन के पीछे होके पहली पारी में इस तरह से शानदार बल्लेबाजी की। और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा कि आज जो गेंदबाजी करी आखिरी दिन भी, क्योंकि विकेट तो अभी भी अच्छा खेल रहा था जी, और इस विकेट पे भारतीय गेंदबाजी जिस तरह की हुई है वो तो गजब है। मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत के तेज गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी निशानी है। यकीनन आज अच्छे विकेट के ऊपर भारत ने बहुत शानदार गेंदबाजी दिखाई। संजय साहब, आखिरी सवाल आपसे ये लूँगा, जिस पिच पर हम पहले 191 पर ऑल आउट हुए, उसके बाद 290 पर इंग्लैंड सिमटी, वहाँ से वापसी करके जो बल्लेबाज 466 तक स्कोर ले जाते हैं और एक अच्छी पिच के ऊपर भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड की पूरी टीम को धराशायी कर देते हैं। मैं अगर कहूँ कि 100 में से दोनों को मार्क्स दे दीजिए तो बॉलिंग और बैटिंग को आप कितने कितने मार्क्स देंगे? देखिए, मैं गेंदबाजों को ज्यादा इसलिए दूंगा कि ये देखिए इंग्लैंड का सबसे अच्छा बल्लेबाजी का विकेट माना जाता है ओवल हमेशा जी, और वो दर्शा भी रहा था। 5वें दिन तक बहुत अच्छा विकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी हुई, बल्लेबाजी को श्रेय भी देना पड़ेगा बहुत, पर मैं गेंदबाजों को ज्यादा श्रेय दूंगा क्योंकि उनके मदद के लिए, उनके लिए कुछ एनकरेजमेंट नहीं था। आप देखिए कि भारत ने दूसरी पारी में जिस तरह फाइट बैक किया, इंग्लैंड के गेंदबाज एंडरसन जैसा महान गेंदबाज भी उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, किंतु हमारे गेंदबाजों ने 5वें दिन भी उस पे आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की। तो मैं ज्यादा गेंदबाजों को दूंगा। आउट करना, देखिए मैच जीतने के लिए तो गेंदबाजी लगती है, बिल्कुल गेंदबाज अगर 20 विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। बल्लेबाज रन बना लेंगे, ड्रॉ भी हो जाएगा। अगर वो बल्लेबाजी भी, उनकी टीम भी बल्लेबाजी, जैसे कल 90 रन तक चले गए, आज 100 रन पे पहला विकेट गिरा, तो आज भी मैच ड्रॉ करने की स्थिति में थे वो, पर हमारे गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार इस बेजान विकेट पे भी बहुत शानदार गेंदबाजी की और बड़ा अच्छा लगता है, सुखद अनुभव है भारतीय तेज गेंदबाजी को इस तरह से विकेट लेते हुए देखना। चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस जीत के लिए। तमाम देशवासियों को और दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों खेल प्रेमियों को जो भारत की इस जीत की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे थे। भारत ने इतिहास रच दिया, 50 साल के बाद ओवल में जीत हासिल की और 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से सीरीज गंवाने का अब कोई सवाल नहीं उठता है। 5वां टेस्ट शुरू होगा, इंग्लैंड या तो बराबरी के लिए खेलेगी या फिर अगर भारत ने टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा लिया तो सीरीज भारत के नाम। शिवपुरी के सिरसौद गांव में आफत की बारिश ने अचानक से तांडव मचा दिया। जहां शिव मंदिर में सत्संग के लिए आए 200 से ज्यादा भक्त बारिश के बीच फंस गए। वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अचानक आई बाढ़ के बाद किस तरह लोग इसके पानी में फंस गए, फिर रस्सी का सहारा लेना पड़ा। नाला पार कर किसी तरह लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। शिवपुरी का सिरसौद गांव है जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सत्संग में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अचानक तेज बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात। हालांकि तमाम लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इस बीच वहां मौजूद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
वहीं उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी आज नगर भ्रमण पर निकली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिप्रा नदी के शुद्ध जल से महाकाल की पूजा अर्चना की। शाही सवारी शिप्रा नदी से होते हुए हरसिद्धि मंदिर पहुंची, जहां शिव और शक्ति का मिलन। यहां जोरदार आतिशबाजी भी की गई। साथ ही पुष्प वर्षा के साथ महाकाल की शाही सवारी का स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि उज्जैन में एयरपोर्ट की अच्छी संभावनाएं हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। संभव है यहां एयरपोर्ट बनाया जाए, इसके पहले यहां मौजूद हवाई पट्टी का विस्तार किया जाएगा। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री ने देखिए, श्रद्धालु होता है और नियम के अनुसार ही हम लोगों को पूजन करना है, और यही हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए। पिछले बार मैं आया था, आम श्रद्धालु के रूप में ही मैंने पूजन किया था। अभी जो हवाई पट्टी है उसमें हमें वृद्धि लानी होगी, उसका विस्तारीकरण करना होगा, उसका पूरा कंक्रीटीकरण करना होगा। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द कार्य कर रहे हैं। संत रावतपुरा सरकार के दर्शन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के राजमार्ग चौराहा पर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रावतपुरा सरकार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने कहा कि वो महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को रोक पाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हर स्तर पर इंतजाम कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है। प्रदेश के करीब 17 जिलों में कम बारिश हुई है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद देने की कोशिश भी लोगों को कर रही है। रावतपुरा सरकार यहाँ चंद्रमास कर रहे हैं, आशीर्वाद देने हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर रोक पाए और अब फिर से महामारी ना आ पाए। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। और दूसरे अल्प वर्षा भी हुई है, कई जगह लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है। तो सुवृष्टि हो, अपनी तरफ से सरकार सारे प्रयास कर रही, लेकिन देवी कृपा भी आवश्यक है। नरसिंहपुर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बरेली पहुंचे, जहां प्रसिद्ध छींद धाम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। सीएम दिवंगत बीजेपी नेता राजा भैया चौधरी समेत कई नेताओं के घर भी पहुंचे और उनके परिजन से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पूर्व विधायक रामकिशन पटेल के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। सीएम ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ दिन में केसेस की संख्या बढ़ी है, इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है।